तो आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को एलओसी के पार भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 आर्मी पोस्ट तबाह हो गए हैं। आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तान के ये 10 आर्मी पोस्ट थे जो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में तबाह हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को एलओसी के पार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा था, बार बार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग फायरिंग की जा रही थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय फौज ने की और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 आर्मी पोस्ट तबाह हो गए हैं। अशरफ वानी और जानकारी देने, बताइए अशरफ, क्या खबर आ रही है? रोहित, दरअसल कल जबरदस्त जिस अंदाज से आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ था नियंत्रण रेखा पर, कई सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई थी, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हुआ था। एक पुलिसकर्मी जो कि छुट्टी पे था रजौरी का, उसको भी वो भी घायल हुआ था। उसके बाद आज भारतीय फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान के सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और सूत्रों के अनुसार जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से खबरें आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि करीब 10 फौजी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है भीमबर गली और पुंछ सेक्टर में, जो कि नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इलाका आता है। वहां पर इन 10 फौजी चौकियों को नुकसान पहुंचा है। कितना जानी नुकसान हुआ है पाकिस्तानी सेना का, उसके बारे में भी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन जो सामान वहां पर था, जो पोस्ट थे, वो तबाह हुए हैं पाकिस्तान की इस कार्रवाई में। भारतीय फौज ने औपचारिक तौर पर इस बारे में कुछ बात कही है, कोई जानकारी दी है अभी तक या देंगे? रोहित, कल ही जब ये सीज फायर वायलेशन हो रही थी नियंत्रण रेखा पर, तो भारतीय सेना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि जो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन नियंत्रण रेखा पर लगातार हो रहा है, उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना भी कर रही है और उसका जवाब दे रही है और पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल एनालिसिस हो रही है कि क्या क्या नुकसान पाकिस्तान को हुआ है इस कार्रवाई में, और जाहिर है कि भारतीय सेना की तरफ से इस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा। शुक्रिया अशरफ वानी फिलहाल जानकारी देने के लिए। और अब खबरदार में खबरों के लेंस के जरिए पूरा विश्लेषण श्वेता सिंह के साथ। श्वेता। शुक्रिया रोहित। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और खबरदार आप देख रहे हैं। आपने देखा जो जम्मू कश्मीर से खबर हमारे सामने आई कि किस तरीके से पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पाकिस्तान के उकसावे का जवाब देते हुए भारत की सेना ने 10 पाकिस्तानी पोस्ट्स को तबाह कर दिया है। लेकिन खबरदार की लेंस से अलग अलग खबरों को आंकने के साथ ही हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चूंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन एलएसी पर जो कुछ कर रहा है उसे भी समझना आवश्यक है। किसी भी तरीके से वहां पर जो टेंशन है, जो तनाव है, वो कम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है और भारत ने अपनी तैयारियां भी उस हिसाब से वहां पर बढ़ा ली हैं। आज की सबसे बड़ी खबर एलएसी से ही आई है। एक तरफ भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही है, अगली मीटिंग की भूमिका बन रही है, दूसरी तरफ तैनाती लगातार बढ़ रही है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक यह तनाव कम नहीं होगा और भारत भी अपनी शक्ति लगातार बढ़ाता चला जाएगा। आज हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस बात की जानकारी होगी कि किस तरह भारत ने एलएसी के अलग अलग सेक्टर्स में नई तैनाती की है। चीन को किस तरह बेचैन करेगा फाइटर भारत। ऐसे हालात में हम भारत और चीन की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा पावर टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि 2010 का आयात जो मोबाइल फोन का होता था, 2010 से अब तक पहली बार भारत में मोबाइल फोन का आयात कम हुआ है और निर्यात ज्यादा। इस खबर में भारत की कामयाबी वाली रिंगटोन है। भारत का बाजार हमेशा से चाइनीज मोबाइल फोन्स के कब्जे में रहा और भारत में मोबाइल फोन्स का आयात भी हमेशा ज्यादा रहा। ऐसे में भारत अपना 100% मेड इन इंडिया मोबाइल फोन कब बनाएगा और हम उस परिस्थिति में कब आएंगे जब उत्पादन की कसौटी पर भारत का मोबाइल युद्ध सीधे चीन के साथ होगा। इस पर हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। नेपाल की कूटनीति अपने आप में एक चिंताजनक खबर बनती जा रही है। आपको याद होगा नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था।
भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन नेपाल अब इस नक्शे पर अड़ गया है और वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत पर तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं। नेपाल के पीएम ने भारत पर अवैध कब्जे का आरोप लगा दिया है और कहा है वो अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। इस बीच वहां विपक्ष की एक नेता सरिता गिरी ने जब नेपाल के इस प्रस्ताव का विरोध किया तो उनके घर पर हमला करवा दिया गया। कई विशेषज्ञों को नेपाल की इस कूटनीति में चाइनीज मिलावट के लक्षण दिख रहे हैं। इस पूरे मामले को हम डिकोड करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास आपके काम की एक खबर भी है। क्या आपका ब्लड ग्रुप ये तय कर सकता है कि आप पर कोरोना वायरस का भयानक असर होगा या नहीं होगा? वैसे तो कोरोना वायरस को लेकर हो रहे तमाम रिसर्च अपने शुरुआती दिनों में है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बड़े और हैरान कर देने वाले संकेत मिल रहे हैं। रिसर्च में ऐसे संकेत मिले हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों में कोरोना के खतरनाक लक्षण पनप सकते हैं। उनके सांस लेने के सिस्टम पर गहरा असर हो सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ जिन लोगों का है उन पर कम खतरा है। रिसर्च में यहां तक बताया गया है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। हमने एक्सपर्ट से बात करके ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। और आज का जरूरी वीडियो असम से आया है। असम के तिनसुकिया में ऑयल फील्ड में भयानक आग लगी हुई है। इस आग से 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खाक हो गया है। इस आग का धुआं 30 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। इस आग को बुझाने में एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, लेकिन आशंका है कि इसे पूरी तरह बुझने में 4 हफ्ते लग सकते हैं। और अब उस पहली खबर का रुख करते हैं जो कि एलएसी पर बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई है और जो ये बता रही है कि भारत इस बार किसी भी तरीके से चीन के बहकावे, उसके धोखे या उसके डबल गेम में आने वाला नहीं है। भारतीय सेना ने यह तय किया है और उसके संकेत ग्राउंड पर भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे एलओसी के हर एक सेक्टर में भारतीय सेना की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। यानी वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख से जुड़ी हुई जो सीमा है वहां पर जो मिडिल सेक्टर्स है, यानी कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला जो इलाका आता है जो लगता है चीन की सीमा से, और उसके साथ ही जो ईस्टर्न सेक्टर जिसे माना जाता है चीन से एलएसी के हिसाब से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों में भारतीय सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। किसी भी तरीके से भारत अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है। सारे सेक्टर्स में पूरी तैयारी ताकि चीन का बराबरी से हो सके मुकाबला। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आर पार की जंग छिड़ी है। आमने सामने है भारतीय और चीनी सैनिक। पेंगोंग क्षेत्र में जारी इस तनातनी का असर भारत चीन के 3400 से ऊपर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों तक पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने अपने उत्तरी शत्रु के सामने हर एक जगह पर रिजर्व फॉर्मेशन से अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। लद्दाख में मौजूद 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अतिरिक्त 2 अन्य ब्रिगेड्स को भारत के एक कोर फॉर्मेशन में तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां तैनात हुई हैं। यहां फॉरवर्ड पोजीशंस पर पश्चिमी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह खुद गए थे। उत्तराखंड में गढ़वाल सेक्टर और कुमायूं सेक्टर दोनों जगहों पर भारतीय सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती हुई है। उत्तराखंड सेक्टर में भारतीय वायुसेना ने भी चिनियाली सौड में अपनी गतिविधि तेज की है, जिससे उत्तराखंड सेक्टर में सेना की मदद की जा सके। इसके अलावा सिक्किम इलाके में अतिरिक्त ब्रिगेड को चीनी सरहद पर भेजा गया है, क्योंकि चीन नाकुला और अन्य सेक्टरों में बढ़त बनाने की कोशिश करता नजर आया था। अरुणाचल प्रदेश में पूरे पूर्वी सेक्टर में सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती हुई है। भले ही फिलहाल भारतीय सेना चीनी सेना के साथ बातचीत की टेबल पर बैठी हो, लेकिन जमीन पर भारतीय सेना के पैर पूरी तरह से जमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन ने लद्दाख में हरकत की है उससे चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए न सिर्फ लद्दाख बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक भारतीय सेना ने अपनी मजबूत तैनाती की है। इसके लिए भारतीय सेना ने 3 अतिरिक्त डिवीजन के अलावा 2 ब्रिगेड भी तैनात की हैं। I've been reading reports about the Indian Army's enhancement in defense preparedness.
along the line of actual control along our northern borders. And I think it's only prudent and it's completely the appropriate thing to do. Because while we're looking at Ladakh and yes, maximum tension is in Ladakh, I think we cannot at this stage ignore other borders like the UP-Tibet border, the Sikkim border where we've already had one incident at Nakula, and the Arunachal Pradesh border. चीन के साथ सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती मई के पहले हफ्ते में झड़प के बाद शुरू हो गई थी। चीन से भिड़ंत के लिए सेना की जिस कोर फॉर्मेशन को सक्रिय किया गया है उसमें सुखना की 33वीं कोर, तेजपुर की 4थी कोर और रांची की 17वीं माउंटेन स्ट्रोक कोर शामिल है। एलएसी पर सैन्य तैनातियों के साथ साथ भारत ने रणनीतिक सड़क निर्माण की गतिविधियों में कोई कमी नहीं की है। भारत चीन तनाव के दौरान लद्दाख क्षेत्र में सड़क का निर्माण जारी होने की तस्वीरें आज तक पर आप पहले भी देख चुके हैं। तो उत्तराखंड के जोहार घाटी में हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण की मशीनरियां पहुंचाई गई हैं ताकि रणनीतिक मुंशियारी बुगदियाल मिलन सड़क के निर्माण में तेजी लाई जा सके। 2019 में कई नाकाम प्रयासों के बाद हाल ही में बीआरओ लास्पा तक सड़क निर्माण के उपकरण हेलीकॉप्टर से पहुंचाने में कामयाब रहा है। लास्पा तक पहाड़ काटने की मशीन न होने पर 65 किलोमीटर के मुंशियारी बुगदियार मिलन सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर काम अटका पड़ा था। यह सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सरहद पर आखिरी पोस्ट तक लिंक का काम करेगी। साफ तौर पर चीन के सामने भारत कहीं दबाव में आना नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ बातचीत का दरवाजा बंद नहीं है। लद्दाख के चुशूल में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। भारत चीन तनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि दोनों पक्ष सरहदी इलाकों में शांति कायम रखने और शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थिति को हल करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं। ये भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरूरी है। चीन का विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि कूटनीतिक और सामान्य माध्यमों से प्रभावी बातचीत से दोनों पक्ष मुद्दों को ठीक से देख रहे हैं। हम एक सहमति पर पहुंचे हैं और उस सहमति के आधार पर परिस्थिति को सामान्य करने के कदम उठा रहे हैं। वैसे इन बयानों के बावजूद चीन ने अपने सबसे ताकतवर होइत्जर को भारत पश्चिमी सैन्य अभ्यास में लगाया है। चीनी सेना के 75वें ग्रुप ने PCL-181 होइत्जर को अपने बेड़े में शामिल किया है। भारत चीन तनाव के बीच चीन का यह कदम संवेदनशील है, इसीलिए भारत को चीन के साथ सरहद पर बेहद सतर्क होना पड़ा है। लद्दाख में सैन्य विवाद को खत्म करने के लिए इस वक्त भारत और चीनी सेनाओं के बीच में चुशूल में लोकल कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। भारत की कोशिश है कि इस विवाद का बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों की भी तैनाती की है। ऐसे में भारत चीन की हर चाल से एक कदम आगे बढ़कर अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत कर रहा है। चीन की जो बात करने के तरीके हैं, चीन हमसे बातचीत करता है, लेकिन अपने कैपेसिटी बिल्डिंग में उसने कोई कमी नहीं की है। चाहे वो तिब्बतन प्लाटो के ऊपर एक्सरसाइजेस हों, जिससे ग्लोबल टाइम्स एक प्रोपेगेंडा के दौर पर सारे विश्व में ये साबित करना चाहता है कि चाइना हैज अराइव्ड। चीन ये दर्शाना चाहता है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस तरह का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ग्लोबल टाइम्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दिखाता है कि हम लोगों ने भी कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। चीन के साथ ऐसी परिस्थिति भारत के लिए पहले भी हुई है, लेकिन 2020 का तनाव शांतिपूर्ण तरीके से सुलझेगा, इसकी उम्मीद सभी को करनी चाहिए। हालांकि अब भारत में चीन को लेकर बर्दाश्त की हद हो रही है, खासकर जिस लद्दाख क्षेत्र में ये परिस्थिति बनी है, वहाँ के लोग युद्ध जैसी परिस्थिति के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। आ रहा है कि इंडिया और चाइना अभी मीटिंग हो रहा है, तो अगर बातचीत से हल होता है तो हम दोनों देश के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर बातचीत से हल नहीं होता है तो आर्मी तो आगे जाएंगे। साथ में मैं एक रिटायर होने के नाते ये कहना चाहूँगा, मैं खुद एक वॉलंटियर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। दरअसल ये जज्बा होता है जो महत्वपूर्ण होता है, और जज्बा होता है जिसे देखना होता है, क्योंकि अधिकतर जो लोग देखते हैं, जो ये आंकते हैं कि शायद चीन के सामने हम कमजोर हैं, वो ये देखते हैं कि 40 दशक से लगातार चीन आर्थिक तौर पर बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत विकास कर रहा है, और इसीलिए लगता है कि अरे मुकाबला हो गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन
सेना का जो आधार होता है, जो सैन्य आधार होता है, वो अलग होता है। हमने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि सीमा पर चीन और भारत में कौन भारी। चीन बार बार अपने सरकारी मीडिया में प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके शक्ति प्रदर्शन करता है। उसकी कोशिश रहती है कि इस हाई क्वालिटी फिल्मी प्रोडक्शन के जरिए दिखावा करके वो अपने विरोधी के दिमाग पर हावी हो जाए। लेकिन जमीनी स्तर पर असली लड़ाई लड़ने की बात कुछ और होती है। आखिरी बार चीनी सेना 1979 में एक्शन में देखी गई थी और तब उसे युद्ध लड़ लड़कर सख्त हो चुकी वियतनाम की सेना ने शिकस्त दी थी। इसीलिए अक्सर चीन को कागज का शेर कहा जाता है। कागज और आंकड़ों में तो चीन की सेना बेहतरीन नजर आती है, लेकिन चुनौतियों से भरी असली परिस्थितियों में चीनी सैनिक मिट्टी के शेर साबित होते हैं। लद्दाख में पेंगोंग त्सो पर तनाव के बीच भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। एक्सपर्ट दोनों पक्षों की ताकत का आकलन कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि भारत के कितने सैनिक चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। जमीनी ताकत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय आर्मी कमांड में 15,500 सैनिक तैनात हैं और सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल में पूर्वी कमांड में 1,75,000 सैनिक तैनात हैं। इस तरह सैनिकों की कुल संख्या हो जाती है 2,25,000। अब इसकी तुलना चीन से करते हैं। चीन के तिब्बत मिलिट्री बेस में 40,000 सैनिक तैनात हैं। चीन के शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में 70,000 सैनिक तैनात हैं और वेस्टर्न थिएटर कमांड में 90,000 से 1,20,000 सैनिक तैनात हैं। इस तरह चीन के सैनिकों की संख्या 2,04,000 से 2,34,000 के बीच हो सकती है। दोनों सेनाओं को आमने सामने रखें तो चीन के कुल सैनिक 2,04,000 से 2,34,000 के बीच हो सकते हैं और भारत के पास 2,25,000 सैनिकों की शक्ति है, जो सिर्फ चीन से निपटने के लिए हर पल तैयार है। यहां भारत के पक्ष में रणनीतिक लाभ भी है, क्योंकि चीन की सैन्य शक्ति बिखरी हुई है। सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उसके लिए सिरदर्द है। चीन अपने 2 लाख से ज्यादा इन सैनिकों को एक साथ भारत के खिलाफ तैनात करने की स्थिति में नहीं है। शिनजियांग और तिब्बत में हो रहे विरोध को दबाने के लिए चीनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा वहां उपलब्ध नहीं होगा, जबकि चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैनाती एकदम मारक है और अलग अलग हिस्सों में अच्छी तरह बंटी हुई है। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण भारत की स्थिति बेहतर है। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन से मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। एयरफोर्स की ताकत की तुलना करें तो भारत के पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अंबाला सेक्टर में तैनात है। केंद्रीय एयर कमांड यानी बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर्स एयरक्राफ्ट और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी एयर कमांड यानी जलपाईगुड़ी, तेजपुर और झाबुआ सेक्टर में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। चीन की बात करें तो चीन की वायु शक्ति अलग अलग इलाकों में तैनात नहीं है। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं, एकदम सटीक निशाना लगाने वाले 20 यूएवी हैं, 12 ग्राउंड अटैक यूएवी और 8 EA-03 यूएवी। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर है।
ये भी भारत पर और यहाँ तक कि अमेरिका तक पहुँचने की क्षमता रखती है। DF-21 मिसाइल की रेंज 2150 किलोमीटर है और इससे चीन दिल्ली को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी तट पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है। दूसरी तरफ भारत के पास परमाणु क्षमता वाले 51 विमान हैं जो ग्रेविटी बम से लैस हैं और भारत अपने अग्नि 2 लॉन्चर से भी चीन के कई इलाकों को टारगेट कर सकता है। इस विश्लेषण से जो बात निकल कर आई वो चीन को बुरी तरह चुभ गई होगी। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि चीन एक बार में भारतीय एयर डिफेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के पास चौंकाने वाली मारक शक्ति नहीं है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत अपनी उत्तरी सीमाओं में चीन पर भारी पड़ सकता है। भारत ने जमीन, हवा और समुद्र में जिस गुप्त तरीके से अपनी शक्ति का बंटवारा किया हुआ है उससे चीन के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। कुल मिलाकर अनुभव कम होने और सैन्य शक्ति का सही वितरण न होने की वजह से भारत के पास रणनीतिक बढ़त है। आज तक ब्यूरो। और एक और बड़ी चीज है वो ये कि भारत में कोई भी सेना में आता है तो वो स्वेच्छा से आता है, वॉलंटरी। और चीन में जबरदस्ती कंस्क्रिप्शन है, वहां पर आपको जबरदस्ती सेना में शामिल होना है। अपने मन से जो आता है वो देश के लिए आता है, पैशन के लिए आता है। लेकिन सैन्य शक्ति को लेकर तुलना हम कर रहे हैं, जरूरी है कि चीन से एक आर्थिक शक्ति के तौर पर भी लोहा लेने की शुरुआत हो। यह सोच हम छोड़ दें कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा होने की शुरुआत हो गई है। अब मोबाइल फोन को ले लीजिए, हम लगातार दूसरे देशों से उसे इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन पहली बार 2010 के बाद से ऐसा हुआ है कि जितना मोबाइल फोन हमने इंपोर्ट नहीं किया उससे कहीं अधिक हमने एक्सपोर्ट किया है। हाँ, यह सवाल जरूर आपके मन में होगा कि किस दिन भारत में एक पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मोबाइल फोन होगा ताकि आपके हमारे पास वो विकल्प हो। यह भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से भारत ने कम से कम अपना पहला एक नहीं, पहले कई कदम ले लिए। ये आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर है। ये मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया के रास्ते पर जाते हिंदुस्तान की तस्वीर है। अब तक भारत में मोबाइल फोन का आयात इसके निर्यात से हमेशा अधिक था, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 4 करोड़ 15 लाख फोन निर्यात किए और 56 लाख फोन आयात किए। यानी भारत ने 3 करोड़ 60 लाख यूनिट का शुद्ध निर्यात किया। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी। बहुत जगह प्रोडक्शन शुरू भी हो गया इस पूरे लॉकडाउन के बाद। पूरी दुनिया में 198 देश मोबाइल फोन का आयात करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 देशों का वर्चस्व रहा था एक्सपोर्ट करने में, चीन और वियतनाम। 2019-20 में भारत मामूली बढ़त के साथ ही सही, लेकिन तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। भारत आगे की भी तैयारी कर रहा है ताकि हम चीन को टक्कर दें। भारत ने 3 प्रमुख स्कीम की शुरुआत की है ताकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बढ़े। ये लावा मोबाइल कंपनी ने फैसला किया है कि जितने भी भारतीय स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, यानी भारत के मार्केट के लिए बन रहे हैं, उन सब का जो प्रोडक्शन बेस है वो पूरी तरीके से चीन की जगह अब भारत में शिफ्ट किया जाए। दरअसल चीन में उत्पादन सस्ता है, जिस वजह से अधिकतर कंपनियां उस ओर जाती हैं, लेकिन भारत में अब जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात हो रही है उसके जरिए सीधे सीधे 6% का एक फायदा मिलता है बाकियों की तुलना में। वैसे भी जब हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, उसके बाद भारतीय कंपनियों को जब फायदा मिला तो उसमें ये मोबाइल कंपनियां भी थी जिन्हें एक भारी भरकम करार मिला। मोबाइल फोन के ज्यादा निर्यात का मतलब ये नहीं कि उनका यहां पूरी तरह से उत्पादन हो रहा है। अधिकतर फोन अभी भारत में असेंबल ही हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आगे के लिए कमर कस ली है। आज की डेट में जो हम लोग मोबाइल फोन बना रहे हैं वो करीब 40% जो है उसमें कंपोनेंट्स इंडिया में बनते हैं उसके, और इंडिया में लगते हैं। और उसका भी जो उन कंपोनेंट्स को से फोन बनाने का भी पूरा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैकेजिंग है,
इसमें हम उन कंपोनेंट्स को पहले डेवलप करते हैं। हमारा यहाँ पे अपना डिजाइन सेंटर है। हम पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं, उस पे जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे एक प्रोडक्ट डिजाइन होता है, फिर उससे कंपोनेंट्स डेवलप होते हैं, फिर उन कंपोनेंट्स की सोर्सिंग होती है, उनका क्वालिटी चेक होता है, फिर उन कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है और उसका क्वालिटी चेक और टेस्टिंग का प्रोसेस है। उसके बाद जाकर एक सही मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी का रीजनेबल कॉस्ट पे तैयार होता है। भारत की नई नीतियों को देखते हुए खबरें ये भी हैं कि आईफोन निर्माता एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा अगले 5 सालों में भारत शिफ्ट करेगा। अनुमान के अनुसार तब $40 बिलियन के स्मार्टफोन भारत में बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। भारत का बाजार अलग है, भारत का मिजाज अलग है, भारत की जरूरतें अलग हैं। अगर बाकी देश के जो उत्पादक हैं वो भारत की तरफ और संवेदनशीलता से देखते हैं तो इसका एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत का बाजार इतना बड़ा है। हमारी आबादी दरअसल बाकी चीजों में हमारे लिए मुश्किलें भले ही पैदा कर सके, लेकिन जब वो बाजार में तब्दील हो जाती है, जब उतनी बड़ी संख्या लोगों को नजर आती है तो दुनिया भर की निगाहें इस ओर आती हैं। ऐसे में अगर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को वाकई नीतियों में ढाला जाए तो यही बाजार का दोहन दुनिया नहीं कर पाएगी, बल्कि भारत इसे और विकसित कर पाएगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा, आज तक। तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या मोबाइल के क्षेत्र में चीन को बड़ा झटका देने वाले हैं हम? क्या अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम इस कदर आगे बढ़ गए? इसके लिए आपको खबर की पूरी पिक्चर देखनी जरूरी है। खबर की पूरी पिक्चर क्या कह रही है इस बारे में? मोबाइल फोन के ज्यादा निर्यात का मतलब यह नहीं है कि यहां पर पूरी तरह से उसका उत्पादन हो रहा है, जैसा हमने आपको दिखाया भी। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या 2014 में सिर्फ 2 थी, जो 2018 में बढ़कर 268 हो गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत में मोबाइल फोन बनने के से ज्यादा असेंबल हो रहे हैं। 2017 में सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत मोबाइल पार्ट्स की लोकल सोर्सिंग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत चार्जर, माइक्रोफोन, फोन कैमरा जैसी चीजों का आयात करने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी, लेकिन इनके निर्माण के लिए जरूरी पार्ट्स मंगाने पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। यही वजह है कि मोबाइल फोन के पार्ट्स मंगाकर भारत में असेंबल करना सस्ता है, जबकि पूरी तरह तैयार मोबाइल फोन का आयात करना महंगा है। पिछले कुछ सालों में मोबाइल कंपोनेंट्स का आयात बढ़ा है क्योंकि भारत कई कीमती पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।